यही कांग्रेस पार्टी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत थी। चिदम्बरम उस वक्त वजीर दाखिला गृह मंत्री थे और चिदम्बरम ने यूएपीए के कानून का एक बिल लाया था और जब वो उस बिल को लोकसभा में पेश किया गया था, उस पूरी लोकसभा में मैं वाहिद रुकने पार्लियामान था जिसने उस कानून की मुखालिफत की थी। आप जाकर उस तकरीर को उठाकर आज भी इंटरनेट पर आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है। आप वो देख सकते हैं यूट्यूब पर। मैंने उस कानून के उस पर्टिकुलर दफा और सेक्शन का हवाला देकर कहा कि जिसमें अंग्रेजी में कहा गया था कि टेररिस्ट डेफिनेशन में एनी अदर मीन्स, मैंने अपनी तकरीर में कहा कि इसके माने क्या हैं। ये तो बड़ा सब्जेक्टिव है और अगर किसी दहशतगर्दी के केस में या किसी पर यह सेक्शन लगा दिया जाएगा तो बहैसियत एक मुसलमान के मैं कई ऐसी रिपोर्टें पढ़ चुका हूं जिसमें पुलिस ने इस बुनियाद पर इंक्वायरी का आगाज किया, अगर ये जिस पर इल्जाम लगाया गया वो मुसलमान है तो वो दहशतगर्द है और उस पर ये चार्ज लग जाता है। आप जाकर देखिए, उसी को बुनियाद बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि हमारे मुल्क के जो नरेंद्र मोदी के वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने भी यही दलील दी इस कानून की। और हम क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बुनियाद पर राव साहब भी हैं मगर वो अब बीजेपी में जाके बैठ गए। ऐसे कई कांग्रेस के नेता हैं। आप बताओ यह कानून आपने पास क्यों किया था? मैं उस वक्त पार्लियामेंट की बहस में कहा था, 5-6 मिनट का मुझे मौका मिला था। मैंने कहा यह कानून, ये सेक्शन सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। 180 दिन का डिटेंशन। आप बताइए, पुलिस पकड़ेगी, कोर्ट को जाकर बोलेगी और डिटेंशन चाहिए। ये जुडिशियल कस्टडी में देने के बाद भी पुलिस पूछ सकती है अपनी कस्टडी में। 180 दिन का डिटेंशन उस कानून में। भाई साहब, आप ऐसा पुकारेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। अरे ठहरो मौलाना, 6 फुट 2 इंच का आदमी खड़ा हुआ तब मुझे नहीं खड़ा। सुनो जी, चेहरे में कुछ नहीं है, आवाज में है, जबान में है, अल्फाज में। सुनो, चेहरे पे दाढ़ी व्हाइट होना शुरू हो गई। आप बताइए कानून क्यों बनाया कांग्रेस पार्टी ने? मैं उस कानून के खिलाफ बोला भी, उस कानून के खिलाफ वोट भी दिया था मैं। फिर उसी कानून को गंदा किया गया। अमित शाह 2019 में लेकर आए थे, फिर कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करी उसको। मैं और इम्तियाज जलील उसकी मुखालिफत करें। हम हर सेक्शन पर नोटिस दिए थे इसकी मुखालिफत में। तो उस वक्त स्पीकर आज भी हैं, ओम बिरला साहब बोले, ओवैसी तुम लोग 2 लोग हो, क्या करोगे? मैंने कहा सर हम अपना ऑब्जेक्शन मूव करेंगे। अरे तुम 2 है, फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा नहीं सर, अल्लाह हमारे साथ है, हमको ये करना है। नहीं, ये चिल्ला मारने का नहीं है, समझो मेरी बात को। इसी कानून को इस्तेमाल करते हुए जिसको कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के वजीर दाखिला चिदम्बरम साहब थे, फिर अमित शाह लेकर आए, उसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया। आप बताइए फिर जेल को कौन जा रहा है? सबसे ज्यादा जेल को जाते मुसलमान, सबसे ज्यादा जेल को जाते दलित, आदिवासी। उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो हुकूमत की पॉलिसियों को जल्दी समझते हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। एक स्टैन स्वामी था, ईसाई पादरी, 85 साल का बूढ़ा, वो जेल में यूएपीए में चला गया। वो पुकार कर कह रहा था, अरे भैया मैं पानी पी नहीं सकता, मुझे स्ट्रॉ से पानी पीना है। ज़ईफ था, पकड़ नहीं सकता था हाथ से अपने गिलास को,
जेल में मर गया। मुंबई में ट्रेन का ब्लास्ट हुआ, किसकी हुकूमत थी बोलो कांग्रेस वालों? आपका चीफ मिनिस्टर था। 185 भारत के लोग मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट में मारे गए। 11 मुसलमानों पर केस बुक हुआ। 19 साल जेल में गुजारने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको कहा ये तमाम के तमाम बेकसूर हैं। मरने वाले लोग पूछ रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार को, मेरे भाई को, मेरे पति को किसने मारा? और ये जो 11 मुसलमान पकड़े गए थे जिसमें अंसारी साहब का जेल में ही इंतकाल हो गया, वो बाहर निकलकर पूछ रहे हमारा कसूर क्या था? एक साहब से मैं दारुस्सलाम में मिला, अपनी बेटी को लाए और लाकर मुझसे कहा कि जब मुझे मुंबई की एटीएस पकड़कर लेकर गई थी, ये मेरी बेटी अपनी मां के गोद में थी, अब मैं बाहर निकला हूं तो जवान हो गई। बोलो मैं जिम्मेदार हूं। क्या करे नरेंद्र मोदी और अमित शाह? कांग्रेस सपोर्ट करी पार्लियामेंट में, पूरे सेकुलर पार्टी वोट डाले, मैं इम्तियाज जलील उसकी मुखालिफत करे, और मैंने मीडिया के सामने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था जब कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, मैंने कहा मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुम्हारे बड़े बड़े लीडर कम से कम 1 साल 2 साल जेल में गुजारेंगे तो तुमको मुसलमानों की तकलीफ समझ में आएगी। हंगामा खड़ा करके कांग्रेस वाले कैसा बोले हमारे को, मेरा यही रिएक्शन मैं देखना चाह रहा था तुम्हारा। हम जब जेल में सड़ रहे, जवानियां बर्बाद हो रही हैं, बच्चे यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, मैं सिर्फ अल्फाज से तुमको बोला तो तुम गुस्से में आ गए। बताओ भारत की आजादी के बाद कितने कांग्रेस के लीडर 1 साल या 8 महीने जेल में गुजारे? बताओ। मैं तुमको लिस्ट दे सकता हूं जो मुसलमान जेलों में गुजारे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, टाडा में, कोटा में, यूएपीए में, ये सब हमारा मुकद्दर बन गया और जिम्मेदारी पूरी ही पर आती है। और आके बोलते नहीं सेकुलरिज्म को बचाना है, फिर ये बच्चों को कौन बचाएगा? 5.5 साल से बच्चा जेल में है। बताइए आप क्या हो रहा है? इसीलिए कह रहा हूं, अगर मेरे साथ इम्तियाज जलील दोबारा कामयाब हो जाते, अख्तर ईमान किशनगंज से एमपी मुंतखब होते, तो क्या नरेंद्र मोदी वक्फ का कानून लाने के बारे में 100 मरतबा सोचते थे, मगर लाए वक्फ का कानून। उसके बाद क्या हुआ? मस्जिदों को छीनने का प्रोग्राम, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रिस्तानों को छीनने का कानून बना दिया गया। पूरा पावर कलेक्टर या उसके ऊपर के अहदेदार को दिया गया। अब मस्जिद कमेटी का मेंबर कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है, कब्रिस्तान और दरगाह कमेटी का मेंबर कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है। बताओ फिर आप कब अपने शऊर का इजहार करेंगे? याद रखो मेरी इस बात को, जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, चाहे वो रुकने बल्दिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद का मामला हो, आमदार हो, खासदार हो, अगर आप डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे तो याद रखो ये आफतें हमको घेरती जाएंगी, घेरती जाएंगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। वोट डालने की एक और वजह भी है, महाराष्ट्र में इस साल कभी ना कभी एसआईआर होगा। आपका नाम वोटर लिस्ट में, कितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में उठाओ? तुम्हारा नहीं है, तुम 18 के नहीं हुए अभी। अब क्या हो रहा मालूम? गोवा में इंटरनेट पर सर्च करो, गोवा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे साबिका, उनको इलेक्शन कमीशन नोटिस दे दिया कि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तुम आके अपनी सिटीजनशिप, शहरियत साबित करो। इसीलिए वोट डालो, इस वोटर लिस्ट को उठा के रखो।
2002 की वोटर लिस्ट को मैं इन जिम्मेदारों को बोलूंगा, निकाल के रखो, तैयारी करो अभी से। तुम्हारे वोट डालने का सबूत क्या है बोलो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है, गोवा के एक साबेकार खासदार को इलेक्शन कमीशन नोटिस दिया, उन्हें कैसा बन गया एमपी फिर अगर भारत का नागरिक नहीं है तो। आप समझो मेरी बात को, मेरी बात डराने के लिए नहीं, मैं तुमको बता रहा हूं ये चीज आने वाली है, इसीलिए अपने वोट को डालो ताकि तुम दुनिया को बता सको कि वोट डाले थे इस नांदेड़ के बल्दिया कलेक्शन में। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आपसे अपील कर रहा हूं कि हालात को समझिए आप। और नांदेड़ में डेवलपमेंट नहीं हुआ, जाके अब्दुल सत्तार साहब को पूछो, नहीं वो बी टीम बोलते हो, किसी से पूछो आप। अरे मैं 11 साल पहले इलेक्शन लड़ा था भाई, मैं बच्चा था जब मेरे वालिद के साथ आता था यहां पर, सालार के जलसे होते थे, मगर सही मानों में तो 2011 ना सक कोई 2011, उससे पहले क्या हुआ भाई। 60 साल आपको मिले, आप क्या करें? कैसा करें? मेहंदी लगा, तुम्हारा क्या करे? जाके बोलते रोको, बचाना है, कुछ भी नहीं करे। 60 साल तुमको मिले। अशोक राव क्या बोलते, हमारा परिवार 70 साल से नांदेड़ की खिदमत कर रहा। अरे पूरा खबर में उतार दिया, तुम क्या खिदमत करेगा? कुछ खिदमत नहीं करे। आपके दादा के वालिद इनको वोट डाले, दादा वोट डाले, अब्बा डाले, बेटा डाला, अब बेटे के बेटे को बोल रहे देख तू तेरी औलाद पैदा होते कि बी टीम को नहीं देना, इनको देना। क्या है बताइए, क्या हाल करके रखिए नांदेड़ का। नांदेड़ के दूसरे इलाकों में कैसे काम हो रहा बताओ, फिर ये इलाके में क्यों नहीं होता है? कितने मरतबा आपका एमएलए, आपका महापौर, आपका एमपी कहां गया सब? मजलिस जब से आई इनको लगा कि अब इनकी दुकान बंद होने वाली है। मजलिस जहां कहीं भी जाती है, मैं कहता हूं कि मैं हालात बदलने भी आया हूं और खेल को खत्म करने आया हूं, और यही खेल खत्म होगा 15 तारीख के दिन इंशाअल्लाह। गेम बदल देंगे पूरा इनका इंशाअल्लाह। इस आदमी ने बल्दिया कामयाब करो, मेयर आपका होगा इंशाअल्लाह ताला, होगा मेयर। मजलिस का मेयर हो सकता, दिमाग में कुछ तकलीफ है, कुछ ऐसा होगा रे भाई ने बोल के होगा बाबा, होगा बाबा इंशाअल्लाह। जब आप इरादा कर लेंगे, मेहनत करेंगे, एक एक वोट को डिवाइड होने नहीं देंगे तो यकीनन आपका ही होगा मेयर। और जब मेयर आपका होगा तो डंके की चोट पर पूरे नांदेड़ से इंसाफ होगा, खास तौर से इंसाफ होगा जहां जिससे इंसाफ नहीं हुआ 50 साल में, वहां से शुरू होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस को वोट दीजिए। कांग्रेस पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनका ने। बिहार में गए, अच्छा बिहार में लड़े कितने सीट पर? 60 पे लड़े, कितने आए? 6 आए। मजलिस को कितनी आए? 5। एक का ही फर्क रह गया। आदिल हसन मजलिस के बलरामपुर के उम्मीदवार 80,000 वोट लिए और सिर्फ 350 वोट से कामयाब नहीं हो सके। एक और सीट पर 80,000 हम लिए ठाकुरगंज से, 6,000 से 6,500 से हम कामयाब नहीं हुए। और इनके कांग्रेस के लीडर है, बड़े लीडर उनके, बहुत देर को बोलने लगा है,
कहां से बोलने लगा है, यानी 50-60 लाख 50-60 लोग मेरे को फोन करे, अरे भाई उनके खिलाफ कैंडिडेट मत दो, उनके खिलाफ कैंडिडेट मत दो। अख्तर अली ईमान बोले नहीं सर, कैंडिडेट तो मैं दूंगा। अख्तर अली ईमान हमारे सदर हैं, उन्होंने बोले नहीं सर, कैंडिडेट तो हम देंगे उनके खिलाफ। वो बकवास बहुत करते हैं मजलिस के बारे में। मैंने कहा ठीक है अख्तर भाई, कैंडिडेट आप दे दो, बड़े बड़े लोगों का दबाव है, उनकी गुजारिश है, एक काम करते कि आप चले जाओ, मैं नहीं जाता। ठीक है, नहीं गए, वो भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया। वो बेचारे 18,000 वोट से हार गए, मैं नहीं गया तो भी मजलिस का उम्मीदवार 16,000 वोट लिया। और हारने के बाद वो जनाब क्या बोलते, असदुद्दीन ओवैसी के भाषण से मैं हार गया, मैं गया ही नहीं तुम्हारे पास, मैदान में आया ही नहीं, मेरे पास का कोई मौकीला है। ऐसा उड़ के बोला, जाओ बेटा जाके पढ़ के पूछे, मैं तो गुनाहगार आदमी हूं। मगर उन्होंने बोले ये हाल इनका है, यहाँ पे टिकट नहीं दिए, लाला नाराज हो गए थे। लाला आप नाराज हुए थे नहीं हुए थे, लाला ऐसा सूरत बना लो, लाला का हर जगह कहना है। अब लाला को और क्या दिखा, सियासतदान ने मोइन लड़ रहा ना साहब, वाकई बात है भाई, फिक्री इंसान फितरत है थी, उनकी भी ख्वाहिश है थी, ये तो क्या करेंगे साहब, लाला ऐसा आके ये ऐसा क्या करेंगे, लाला सबर करो, लाला जी जान दो उसको। लाला बोले, लाला मेरे को बोल रहे थे, साहब आप समझो मेरी बात, मैं नहीं जीत सकता। और लाला का एक जुमला था, लाला का बोले साहब दिल का अच्छा नहीं है साहब, उन्हें आप समझो मेरी बात। मैं बोला लाला उन्हें दिल का अच्छा नहीं होगा, हम दिल के सच्चे हैं, हम नहीं खड़ा करे, हार गए, फिर शुरू हो गए, उन्हें पुरानी कव्वाली पे आ गए। अब्दुल सत्तार साहब आकाशवाणी बंद करो, आप हारे क्योंकि आपका दिल साफ नहीं था। अगर आपका दिल साफ होता तो अल्लाह यकीनन आपको कामयाब कर देता, मगर आपका दिल एक तरफ इधर अटका हुआ था, एक तरफ इधर अटका हुआ। हम में और तुम में फर्क ये है कि हम खुल के बोलते हम तुमसे मोहब्बत करते, आई लव यू। बोलेगा क्या करते, जिसको देखो आई लव यू। एक को बोलते, हमें बोलते, मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हारे मोहब्बत करता हूं, पार्लियामेंट में खड़े रह के बोला मैं, किसी के बाप का डर नहीं है। उनका क्या है, जो दिखा इधर, जो दिखा उधर, जो उन्हें बोलता है किस्सा क्या है रे भाई, हर एक कोई नहीं ये बोल रहा। तो ये मामला है इनका, ये इनकी कहानी रही 60 साल की, अब खेल बदल रहा है। ये नौजवान बच्चे जान चुके हैं और ये समझ चुके हैं इनकी मक्कारियों को, इनके दोगलेपन को। मैं इनकी सोच और समझ को सलाम करता हूं, इनके माँ बाप को सलाम करता हूं कि आज एक इनकलाबी तब्दीली पैदा हो रही है नौजवानों में, और नौजवान इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं है कि सेकुलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे कंधों पर क्यों है, कि हम ही क्या सेकुलरिज्म के कूली हैं, गुलाम हैं। हर इलेक्शन आया सेकुलरिज्म को बचा लो। अबे 3 मरतबा मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया, हमारी वजह से बना। आप कभी बीजेपी को वोट दिए? कोई बोला तो बीजेपी सुन लिए ना। अब कैसा माना उन्हें, वही तो समझा रहे हम आपको बात को, वही तो समझा रहे। तो आपसे अपील है कि आप इस इलेक्शन में, अब बल्दिया का इलेक्शन है बोल के एक होना नहीं है, 2029 में असेंबली का इलेक्शन आएगा तो मजलिस के एमएलए मुंतखब होंगे नांदेड़ से इंशाअल्लाह ताला। और सुन लो कांग्रेस वालों, अब की बार कुछ भी नहीं, कोई बोल लो, सुनने वाला नहीं हूं मैं। कैंडिडेट खड़ा होगा असेंबली में भी इंशाअल्लाह ताला, और हम हमारे एमएलए को मुंतखब कराएंगे।
और इंशाअल्लाह ताला वो एक वक्त आएगा कि आपका खासदार भी मुंतखब होगा इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए कह रहा हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो। याद रखो, ख्वाब देखने पर कोई जुर्म नहीं है, ख्वाब देखकर उसको पूरा करने में मेहनत आप और हम मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, भारत में अगर 18 करोड़ मुसलमान हैं, वो गरीब नहीं रह सकते, वो मजलूम नहीं रह सकते, वो कमजोर नहीं रह सकते, उनके बच्चे स्कूल से बाहर नहीं रह सकते, उनके बच्चे कॉलेजों में रहना चाहिए, उनके बच्चे तालीम याफ्ता होना चाहिए, उनके बच्चे दौलतमंद होना चाहिए, उनके बच्चे ताकतवर होना चाहिए, उनकी सियासी क़ियादत होनी चाहिए। ये मजलिस का पैगाम है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 15 तारीख के दिन आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? क्योंकि मैं देखा, मैं जलसे में इतने लोग आके पोलिंग के दिन क्या होता नहीं मालूम। बाज वक्त क्या होता, मैं जाने के बाद ये शैतान के एजेंट आ जाते, आके ठूस करना शुरू करते, कोनों में, घर में, उधर। उनका क्या है भाई, वो जज्बाती तकरीर करके चले जाते। एक साहब को मैं पकड़ लिया, मेरा आप जाके बोले थे नहीं बोले थे? अरे नहीं गया बाबा, मैं भूले गया। मेरा आप बोले नहीं बोले? वो जो साहब को बोले, मेरा मिलाओ फोन, उन्होंने बोल दिया हो मेरे घर को आए थे, आके ये बात बोले। मेरा याद रखो, ये तुम जो बोल रहे हो ना, तुम थक जाओगे, तुम्हारा सर नहीं होने वाला है। अब बात कहीं कि नहीं ऐसा हो रहा, अरे क्या क्या नहीं हो गया भाई। वक्त का कानून बन गया, SIR हमारे सर पर है, CAA के कानून के रूल्स बनाए जा रहे हैं, और ये SIR एक मानो में सिटीजनशिप का एक इम्तिहान है, ये जो सरासर गलत है। सिटीजनशिप को चेक करने का इख्तियार विजारत दाखिला का, होम मिनिस्ट्री का, उसके NRC रूल्स है, उस रूल्स का सेक्शन 3 है, सब सेक्शंस है। मगर ECI के जरिए अब सिटीजनशिप, आप सोचो, गोवा का एक साबिका खासदार को नोटिस आ गई कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट क्या है, लाके दिखाओ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील है कि 15 तारीख के दिन जहां पर 4 उम्मीदवार हैं, वहां पर पतंग के निशान पर बटन लगाइए। प्रभाग नंबर 2 में मखदूमी शेख महबूब हैं, फुरकान रहीम खान 2 ही है, बाकी 5, 11, 12, 14 में यहां पर 4 वोट डालना है। पतंग का निशान दिखते ही बटन दबाइए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। बदल लेंगे इंशाअल्लाह। ये डायलॉगा नहीं मारना, जाके बटन दबाना। पोलिंग परसेंटेज 90% होगा नहीं होगा, बोलो मेरे को आप। 90% पोलिंग होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। और नौजवानों को अपील कर रहा हूं, खाली मोटरसाइकिल डाल के क्या चल रहा, क्या चल रहा? अरे आपका वोट पड़ता ही नहीं। मैं कई नौजवानों को देखा अपने इलेक्शन अरे वाला, मियां तुम सुबह से मेरे साथ है, अपना वोट डाले, अरे भैया ठीक है। और जो शादीशुदा है, आपसे अपील है, प्लीज अपनी बेगम को बोलो माय डियर, आप चलिए लिख जाओ। यहाँ पे खाने की जगह अच्छी कौन सी है, मशहूर कौन सी है? लाला कहते हैं भाभी को मंडी हॉल दिख जाते थे। लाला आप भी लिख जाना, भाभी को वोट डला के लिख जाएंगे लाला, या फिर ऐसे करेंगे आप? तो जरा अपनी बेगम को पहले लिख जाओ, अपनी अम्मा बाबा को, भाई बुजुर्गों को सुबह सुबह लिख जाओ, वरना क्या है, अरे बाबा ठंडी है, सर्दी है, उस दिन पूरे गर्म रहना।
वोट गलत रहना, लड़ना नहीं, लड़े तो दुश्मन कामयाब हो जाता। 5 बजे के बाद देखेंगे क्या होता, कहां जाता जुड़ने। 5 बजे तक सदर से 9 15 मिनट 5 बजे के बाद पुलिस में कंप्लेंट करो, मगर पोलिंग करना, पूरे जाके वोट डालना। अब किसी का नाम नहीं आया, जिसका नाम है पहले नाम डाला, उनका नाम जाके वोट डाला दो। चिट्ठियां नहीं आए, फूला नहीं आए। अब आप ये समझो कि मजलिस के उम्मीदवार आप है, ये जमात आपकी है, ये लड़ाई मुस्तकबिल की मजलिस लड़ रही है आपके लिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जो मैं महसूस कर रहा हूं, अल्लाह उसको पूरा कराएगा इंशाअल्लाह। कि नांदेड़ की तारीख में एक बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है आप लोगों की तरफ से इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बहुत वक्त ले लिया मैं। देखिए, मगर 15 तारीख के दिन, अच्छा वो देखो आप, 15 मिनट लोग भी बदनाम करते थे 15 मिनट बोलते। तो ऊपर से कुदरत का निजाम यह है कि मेरे को बदनाम कर रहे थे। मैं मेरे को क्या मालूम, उन्होंने तारीख लिए 15 तारीख। तो ये मामला है, मगर 15 मिनट नहीं, पूरे 7 बजे से शाम में 6 बजे तक, 6 बजे तक है ना, 6 बजे तक पोलिंग है। रुकना नहीं, थकना नहीं, दबा के पोलिंग कराना। 6 बजे तक पोलिंग कराइए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और मोटरसाइकिल पे जब एक दूसरे को मिले तो क्या नहीं पूछना, ऐसा बोलना। वोट डाला उन्हें क्या बोलना, ये काम करेंगे ना आप।